हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सेल में एक ऐसे टॉपिक को सीखने जा रहे हैं जिसको लोग जनरली स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इस टॉपिक को ज़रा सा भी स्किप किया तो आप एक्सेल में कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से ही पता लग गया होगा, आज हम सेल रेफरेंस और फॉर्मूला रेफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक्सेल में कितने तरह के रेफरेंस होते हैं, तो आपको सीधा सा आंसर देना है एक्सेल में 3 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं। फर्स्ट, रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड थर्ड, मिक्स्ड रेफरेंस। इन तीनों ही सेल रेफरेंस को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में सीखेंगे। आज हम रिलेटिव सेल रेफरेंस की बात करेंगे। अब ये रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है, इसको हम समझते हैं। इसका मतलब ये है, when we copy the formula from one cell to another it is changed, और simply you can say change। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम एक फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो वो फॉर्मूला पहले जैसा नहीं रहता, उसका रंग रूप पूरी तरह से बदल जाता है, वो फॉर्मूला पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं 5 लिखता हूँ और मैं इन दोनों का सम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू 5 प्लस 5। अब यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट 10 आ चुका है। लेकिन क्या इस 10 का इन दोनों सेल से कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये आंसर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब इस फॉर्मूले का इन दोनों सेल से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम यहाँ पर अपने टॉपिक को सीखते हैं। अब यहाँ पर मैं इसी फॉर्मूला में कुछ चेंज करके इसी फॉर्मूला को आपको दूसरे तरीके से अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से इक्वल्स टू लगाता हूँ। अब यहाँ पर मैं मैन्युअली कोई भी वैल्यू टाइप ना करके जिस सेल में ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उस सेल का सेल एड्रेस यहाँ पर लिखता हूँ, और यू कैन से सेल रेफरेंस यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 6 है, ये 6 कौन सी सेल में है? ये 6 B9 सेल में है। अगर मैं यहाँ पर इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस सेल का सेल रेफरेंस यहाँ पर आ चुका है। ये 6 B9 सेल में था, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक B9 लिखा आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्लस करता हूँ और अब की बार हमको फिर से यहाँ पर मैन्युअली कुछ भी टाइप नहीं करना है। हमको फिर से ये 5 जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल का सेल रेफरेंस यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 5 C11 सेल में था और C11 यहाँ पर लिखा आ चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने आउटपुट बिल्कुल सही लाया है। 6 + 5 = 11 ही होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इन वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ तो हम देखते हैं कि इस आउटपुट में कोई चेंज होता है या नहीं होता। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 6 की जगह पर 5 कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट भी चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला स्टैटिक नहीं रहा, अभी डायनामिक हो चुका है। ये फॉर्मूला इन दोनों सेल्स पे डिपेंड है। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ तो ये आउटपुट भी चेंज होगा। अगर मैं इस सेल की वैल्यू को कॉपी करके इस वाले सेल में पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले से जो आउटपुट आया है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसका इस सेल से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको Ctrl Z से अंडू कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ Ctrl C से, और मैं नीचे वाले सेल में इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl V शॉर्टकट की से, तो आप देखेंगे कि ये आउटपुट 0 आ चुका है। अब ये 0 क्यों आया है, हम इसको समझते हैं। अब यहाँ से आपको रिलेटिव रेफरेंस का मतलब समझ आएगा। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर आप एक फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूला पे डबल क्लिक करके चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने कौन कौन से सेल रेफरेंस को उठाया है। इसने यहाँ पर B10 एंड C12 सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, जबकि ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने B9 एंड C11 सेल को सिलेक्ट किया हुआ था। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब ये किस अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, हम इसको समझते हैं। अगर आप किसी फॉर्मूला और फंक्शन को जिस डायरेक्शन में कॉपी करते हो तो उस फॉर्मूला और फंक्शन के अंदर आपने जो सेल रेफरेंस यूज़ किए होंगे वो भी उसी डायरेक्शन में चेंज होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने इस फॉर्मूला को एक सेल नीचे की तरफ कॉपी किया है, तो इसके अंदर आपने जो सेल रेफरेंस यूज़ किए थे वो भी एक सेल नीचे की तरफ आ चुके हैं। अगर आप इसी फॉर्मूला को राइट डायरेक्शन में कॉपी करते हो इस तरह से, तो देखिए क्या होता है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट तो यहाँ पर भी 0 ही आया है, लेकिन ये किस अकॉर्डिंग आया है हम इसको समझते हैं। अगर मैं इस वाले सेल पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल रेफरेंस किस तरह से चेंज हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस फॉर्मूला को एक सेल राइट डायरेक्शन में कॉपी किया था, तो इसके अंदर जो सेल रेफरेंस यूज हुए थे वो भी एक सेल राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से रिलेटिव रेफरेंस वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। मैं इस सेल में डेटा 1 और डेटा 2 का टोटल चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट बिल्कुल सही आया है। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को इन सभी सेल्स में कॉपी कर देता हूँ। मैंने आपको एक्सेल में कॉपी करने के लिए ड्रैग करना बताया था, तो मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे तक कॉपी कर देता हूँ इस तरह से, और आप देख सकते हैं ये सभी आउटपुट बिल्कुल सही आए हैं। और ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं आप इन पे डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली नीचे वाले सेल के सेल रेफरेंस को पिक कर लिया है। यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक A3 एंड B3 सेल्स को पिक कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाले फॉर्मूले को चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली A4 और B4 सेल को पिक कर लिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस फॉर्मूला को मैंने जैसे ही एक एक सेल नीचे की तरफ कॉपी किया, तो इस फॉर्मूला में मैंने जो सेल रेफरेंस यूज़ किए थे वो भी एक एक सेल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम इस वाले एग्जाम्पल में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, और अब की बार मेरे को इस सेल की वैल्यू और इस सेल की वैल्यू को प्लस करना है। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर मैं प्लस का साइन लगाता हूँ और मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आउटपुट बिल्कुल सही है। अब मुझे इसी फॉर्मूला को इन सभी सेल्स में कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी आउटपुट जो आए हैं ये बिल्कुल सही हैं। अब ये आउटपुट किस तरह से आया इसको हम समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया था। अब अगर हम इस वाले सेल पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसके भी सेल रेफरेंस चेंज हो चुके हैं। इस फॉर्मूला में आपने इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने इस फॉर्मूला को एक सेल राइट डायरेक्शन में कॉपी किया तो आपने इस फॉर्मूला में जो सेल रेफरेंस यूज़ किए थे वो भी एक एक सेल राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप इस फॉर्मूला को भी चेक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी सेल रेफरेंस रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में चेंज हो चुके हैं। आई होप आपको रिलेटिव रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझेंगे। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।